हेलो स्टूडेंट, आज आपको बताने जा रहे हैं इस वीडियो में आवेशों का संतुलन, इक्विलिब्रियम ऑफ चार्जेस। तो इक्विलिब्रियम ऑफ चार्जेस तीन तरह से होता है। एक स्टेबल इक्विलिब्रियम होता है, सेकंड इज अनस्टेबल इक्विलिब्रियम एंड थर्ड इज न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। तो फर्स्ट जो है आज आपको बताने जा रहे हैं इक्विलिब्रियम ऑफ चार्जेस। तो फर्स्ट है स्टेबल इक्विलिब्रियम, स्टेबल इक्विलिब्रियम, स्थायी संतुलन, एंड सेकंड इज अस्थायी संतुलन, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, एंड थर्ड इज न्यूट्रल इक्विलिब्रियम, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। फर्स्ट जो है स्टेबल इक्विलिब्रियम यानी स्थायी संतुलन चार्जेस का क्या होता है। जब भी किसी चार्ज जो इक्विलिब्रियम कंडीशन में है, संतुलन की स्थिति में है, उसे अपने संतुलन की स्थिति से आप स्मॉल डिस्टेंस जैसे डिस्प्लेस करते हो, छोटी सी दूरी उसे आप वहां से हटाते हो, तो वह लौट कर अपनी जो प्रारंभिक संतुलन की अवस्था है उसको प्राप्त करता है या प्राप्त करने का प्रयास करता है। उसकी यह जो स्थिति है वह स्थायी संतुलन की अवस्था कहलाती है। या ये कह सकते हैं स्टेबल जो इक्विलिब्रियम होता है उसमें चार्ज कैसा होता है, जिद्दी होता है। उसे थोड़ा सा इधर उधर डिस्प्लेस करोगे तो वह अपनी प्रारंभिक अवस्था को, प्रारंभिक संतुलन की जो अवस्था है उसे प्राप्त करने की उसके अंदर एक जिद रहती है। तो इसको समझ सकते हैं इजीली स्टेबल इक्विलिब्रियम को। दो ये पॉइंट हैं, पॉइंट ए एंड पॉइंट बी, ये पॉजिटिव क्यू चार्ज है, इसके बीच में हमने स्मॉल क्यू पॉजिटिव चार्ज को प्लेस किया हुआ है। और ये दो चार्जेस हैं इनके मिडिल पॉइंट पर, यानी यहाँ से इस क्यू चार्ज से ये जो डिस्टेंस है और यह डिस्टेंस सेम है, आर, एंड दिस इज आल्सो आर। अब जब देखेंगे सेम नेचर के चार्जेस हैं, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कार्य करेगा वो रिपल्सन का कार्य करेगा, प्लस क्यू चार्ज के कारण इस प्लस क्यू चार्ज पे जो फोर्स लगेगा एफ ए इस डायरेक्शन में लगेगा, और इस चार्जेस के कारण इस चार्ज पे जो फोर्स कार्य करेगा एफ वी, वो इस डायरेक्शन में कार्य करेगा एफ वी। क्योंकि यह जो क्यू चार्ज है दोनों चार्जेस के मिडिल पॉइंट पर है, इसलिए एफ ए और एफ बी दोनों बराबर होंगे। एफ ए इक्वल टू होगा क्यू इंटू क्यू के, क्यू इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर, और एफ बी भी यही होगा के क्यू इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर। डिस्टेंस सेम है तो फोर्स भी सेम होंगे। फोर्स सेम है और जस्ट अपोजिट हैं, एक दूसरे के प्रभाव को निरस्त कर देंगे। तो इस स्थिति में यह जो क्यू चार्ज है इसके मिडिल पॉइंट पर, दोनों चार्जेस के मिडिल पॉइंट पर संतुलन की अवस्था में होगा। लेकिन क्या यह अवस्था स्टेबल इक्विलिब्रियम की कंडीशन होगी, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम की कंडीशन होगी, या न्यूट्रल इक्विलिब्रियम की कंडीशन होगी? यह पता करने के लिए अभी स्टेबल इक्विलिब्रियम की कंडीशन में क्या बताया था, जो चार्ज है जिद्दी होता है, उससे थोड़ा सा इधर उधर हटाओगे तो उसमें जिद होती है अपनी जो प्रारंभिक जो संतुलन की अवस्था है उसको प्राप्त करने की। प्रारंभिक संतुलन की अवस्था कहां पर है, इस पॉइंट पर है। मान लीजिए ये पॉइंट है सी, तो इसे आप थोड़ा सा स्मॉल डिस्टेंस के साथ इधर डिस्प्लेस करें या इधर डिस्प्लेस करें, इस पर एक नेट फोर्स सी की ओर लगना चाहिए। तो हम कहेंगे कि यह क्यू जो आवेश है पॉइंट सी पर स्थायी संतुलन की अवस्था में है, इक्विलिब्रियम, स्टेबल इक्विलिब्रियम की कंडीशन में है। तो चलिए देखते हैं, इसे थोड़ा सा डिस्प्लेस किया हमने, यहां ले आए इसको। ये पॉइंट है, मान लीजिए एफ ए फोर्स सी होगा, पॉइंट डी है, ये पॉइंट डी है। डी पर हम जैसे लेकर आते हैं इस क्यू चार्ज को, क्यू चार्ज यहाँ डी पर आ जाता है, तो ये दोनों चार्जेस के बीच की डिस्टेंस क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और एफ प्रोपोर्शनल क्या है, 1/r स्क्वायर है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है डिस्टेंस के, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, यानी डिस्टेंस उसके डिस्टेंस के वर्ग के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। यानी डिस्टेंस यदि कम होगी तो उसके स्क्वायर में फोर्स बढ़ेगा, डिस्टेंस यदि बढ़ेगी तो इसके स्क्वायर में फोर्स कम होगा, डिस्टेंस घटेगी तो फोर्स बढ़ेगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो यहाँ डिस्टेंस क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है,
तो इस पर लगने वाला जो फोर्स था ये एफ बी, ये इंक्रीज होगा, एफ बी की डायरेक्शन ये रहेगी एफ बी। और यहाँ ए बिंदु से ये डिस्टेंस बढ़ रही है, ए इंक्रीज, डिस्टेंस इंक्रीज होगी तो फोर्स डिक्रीज होगा उसके स्क्वायर के रूप में। एफ ए जो फोर्स लगेगा वो इस डायरेक्शन में होगा एफ ए, और इस कंडीशन में एफ बी इज ग्रेटर देन एफ ए, तो नेट फोर्स जो लगेगा, क्योंकि जस्ट अपोजिट है, और जब जस्ट अपोजिट हैं चार्जेस, जस्ट अपोजिट हैं फोर्सेस, तो एफ बी माइनस एफ ए, जिस तरह से जो वेक्टर सम होते हैं या सबट्रैक्ट करते हैं सीधा सीधा, उस तरह से हम फोर्सेस, नेट फोर्स निकालने के लिए जो बड़ा फोर्स है उसमें से छोटे को घटा देंगे, क्योंकि जस्ट अपोजिट हैं, तो नेट फोर्स जो आएगा बड़े फोर्स की डायरेक्शन में, एफ बी की डायरेक्शन में आएगा। ये नेट फोर्स इस पॉइंट पर ये इस तरह से कार्य करेगा, नेट फोर्स एफ, यानी थोड़ा सा इधर डिस्प्लेस किया तो इसकी जो टेंडेंसी है अपनी प्रारंभिक अवस्था को प्राप्त करने की है, पॉइंट सी पर आएगा या आने का प्रयास कर रहा है। तो इस तरह की जो कंडीशन है इसको कहते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम कंडीशन। अब सेकंड है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कंडीशन। तो उसके लिए देखिए, ये दोनों पॉजिटिव चार्ज हैं, इसके बीच में पॉजिटिव चार्ज रखा गया है। यदि ये दोनों नेगेटिव चार्ज होते और इसके बीच में दोनों नेगेटिव चार्ज होते तो भी यही कंडीशन होती। वो रिपल्सन फोर्स इस चार्ज के कारण इस पर रिपल्सन फोर्स इधर लगता है, इस चार्ज के कारण इस पर रिपल्सन फोर्स इधर रहता, सेम कंडीशन यही होती। इसको इधर डिस्प्लेस करते तो नेट फोर्स जो इसकी इनिशियल इक्विलिब्रियम कंडीशन थी उस ओर कार्य करता, तो भी यह स्टेबल इक्विलिब्रियम की कंडीशन में होता। लेकिन अब हम क्या करते हैं, ये जो चार्जेस हैं और ये जो बीच वाला चार्जेस है, इसका जो नेचर है वो चेंज कर देते हैं। देखिए, नेचर चेंज करते ही ये कैपिटल क्यू चार्ज है, ये कैपिटल क्यू चार्ज है, इसके मिडिल पॉइंट पर हमने माइनस क्यू चार्ज ले लिया। ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। कैपिटल क्यू इस माइनस क्यू को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, एफ बी फोर्स इसकी ओर लगेगा, एफ बी फोर्स से अट्रैक्ट करेगा। ये ए पॉइंट पर जो क्यू चार्ज है ये अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, एफ ए फोर्स से अट्रैक्ट करेगा। अपोजिट साइन में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो किसका कार्य करेगा, अट्रैक्शन का कार्य करता है। ये दोनों जो फोर्स हैं, क्योंकि ये मिडिल पॉइंट पर है, डिस्टेंस सेम है, आर आर डिस्टेंस, दिस इज आल्सो आर आर आर, डिस्टेंस जब सेम है तो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कार्य करेगा वो सेम होगा, एफ इज इक्वल टू होगा एफ बी, एफ इज इक्वल टू एफ बी, और देन एफ इज इक्वल टू एफ ए माइनस एफ बी, और दोनों बराबर हैं, रिजल्टेंट फोर्स जीरो हो जाएगा। इस समय यह अपनी इनिशियल इक्विलिब्रियम की कंडीशन में है, स्मॉल क्यू एट पॉइंट सी पर, पॉइंट सी पर अपनी इनिशियल इक्विलिब्रियम की कंडीशन में है। अब इसे थोड़ा सा डिस्प्लेस किया जाता है, सॉरी, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम क्या होता है ये थोड़ा सा एक लाइन में बताने की आवश्यकता है। पहले स्टेबल इक्विलिब्रियम आपको बताया, चार्ज की टेंडेंसी क्या होती है, जो अपनी प्रारंभिक संतुलन की अवस्था है उससे थोड़ा सा छोटी सी दूरी के साथ जब उसे डिस्प्लेस किया जाता है तो उसकी टेंडेंसी होती है कि अपनी प्रारंभिक संतुलन की अवस्था को प्राप्त कर लेता है या प्राप्त करने का प्रयास करता है। स्टेबल इक्विलिब्रियम हो गया था। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम भी जिद्दी होता है स्टेबल इक्विलिब्रियम की तरह, लेकिन इसकी जिद जो है अपनी प्रारंभिक अवस्था को प्राप्त करने की नहीं होती है। जिस डायरेक्शन में आप इसे डिस्प्लेस कर दोगे उसी डायरेक्शन में ये आगे की ओर चल देता है। तो इट डज नॉट ट्राई टू गो बैक इट्स इनिशियल इक्विलिब्रियम कंडीशन, यह कोशिश नहीं करता है अपनी प्रारंभिक इक्विलिब्रियम की कंडीशन में जाने का। जिस डायरेक्शन में आप इसको डिस्प्लेस करोगे उसी डायरेक्शन में ये सीधा चल देगा। देखिए, वो कहलाएगा अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। पॉइंट सी पर है तो क्या कर रहे हैं, ये दोनों बैलेंस कर रहे हैं, तो ये इक्विलिब्रियम की कंडीशन में है। अब कौन सा इक्विलिब्रियम है, स्टेबल है या अनस्टेबल है, वो कैसे पता चलेगा, उसकी जो इनिशियल इक्विलिब्रियम की कंडीशन है उससे थोड़ा सा डिस्प्लेस करके, प्रारंभिक संतुलन की अवस्था से डिस्प्लेस किया और इसको हम ये ले आए यहाँ पर, डी पॉइंट पर ले आए, डी पॉइंट पर, यहां आ गया माइनस क्यू चार्ज। अब यह जो कैपिटल क्यू चार्ज है माइनस क्यू चार्ज को क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है, वही एफ बी फोर्स से अट्रैक्ट करेगा, ये इधर एफ बी फोर्स होगा, और यह कैपिटल क्यू चार्ज इसको एफ ए फोर्स से अट्रैक्ट करेगा, एफ ए फोर्स होगा।
एफ वी के लिए डिस्टेंस काफी कम है, एफ ए के लिए डिस्टेंस अधिक है, तो एफ वी जो फोर्स है वो बड़ा होगा। इस कंडीशन में एफ वी विल बी ग्रेटर देन एफ ए, तो नेट फोर्स जो होगा एफ वी माइनस एफ ए होगा, और नेट फोर्स की डायरेक्शन जो होगी वो जो बड़ा फोर्स है उस डायरेक्शन में होगा, यानी ये नेट फोर्स इस पे एफ इधर लगने लगेगा, जिस डायरेक्शन में आपने इसको डिस्प्लेस किया था उसी डायरेक्शन में यह चलने लगेगा। ये कहलाता है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। स्टेबल और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम की एक कंडीशन और समझ लेते हैं। ये दोनों चार्जेस जो हमने बनाए थे उनकी एक्सिस पे स्टेबल और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम किस तरह से ये मैनेज करता है चार्ज, वो बताया आपको। अब मान लीजिए ये कैपिटल क्यू चार्ज है, कैपिटल क्यू चार्ज है, अब इनके बीच में स्मॉल क्यू चार्ज है और सेम नेचर के चार्जेस हैं, तो क्या दोनों इक्विलिब्रियम की कंडीशन बन सकती हैं, स्टेबल और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम की? अभी स्टेबल और अनस्टेबल की इक्विलिब्रियम जो आपको बताई थी वो इस तरह से बताई थी कि सेम नेचर के चार्जेस हैं, उनके बीच में जो चार्ज आएगा सेम नेचर का, वो स्टेबल इक्विलिब्रियम की कंडीशन में होगा। जबकि दो चार्ज ये दोनों सेम नेचर के, इनके बीच में अपोजिट नेचर का जो चार्ज आएगा वो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम की कंडीशन को फॉलो करेगा। लेकिन क्या इन दोनों के बीच में ये स्मॉल क्यू चार्जेस है, तीनों सेम नेचर के हैं, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम हो सकता है, अस्थायी संतुलन हो सकता है? तो देखते हैं। तो इसमें तो हम देख चुके हैं, ये दूरी सेम है आर, इस पे तो हम एक्सिस पे इसकी पे देख चुके हैं कि स्टेबल इक्विलिब्रियम की जो शर्तें हैं, जो भी रूल्स हैं उसको फॉलो करेगा। इधर एक्सिस पे भी देखा था। अब इसका यह परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है जो Q और Q को मिलाने वाली रेखा को समद्विभाजित करता है और उसके परपेंडिकुलर भी है। अब जब इस पर स्मॉल क्यू चार्ज को जब हम इस पर चलाते हैं, मान लीजिए यहाँ थोड़ा डिस्प्लेस करके इस दूरी पर ले आए, तो कैपिटल क्यू के कारण यहाँ स्मॉल क्यू पर लगने वाला जो फोर्स होगा किसका कार्य करेगा? रिपल्सन का फोर्स कार्य करेगा। ये एफ ए, इस कैपिटल क्यू के कारण इस स्मॉल क्यू पर जो फोर्स कार्य करेगा, रिपल्सन का कार्य करेगा एफ बी फोर्स कार्य करेगा। ये दोनों जो फोर्स हैं वो आपस में सेम होंगे। एफ ए इक्वल टू क्या होगा? के 1/4πε0 के क्यू इंटू क्यू अपॉन ये डिस्टेंस कितनी होगी? मान लीजिए ये आर है और ये डिस्टेंस ए है, तो ये डिस्टेंस हो जाएगी √r² प्लस a² का स्क्वायर, यानी r² प्लस a²। अंडर से स्क्वायर कट जाएगा और एफ बी के लिए भी यही आएगा। ये दोनों फोर्स जो है सेम होंगे। अब इन दोनों फोर्सेस को मान लीजिए ये कोण थीटा है, ये कोण थीटा है, इन दोनों फोर्सेस को रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में रिजॉल्व कर लेते हैं। तो इस परपेंडिकुलर जो आएगा कंपोनेंट, परपेंडिकुलर डायरेक्शन से एंगल इसका दे रखा है फोर्स का, तो इस पर रिजॉल्व होकर आएगा कॉस के साथ एफ ए कॉस थीटा, और एफ बी का जो कंपोनेंट आएगा एफ बी कॉस थीटा, और इससे परपेंडिकुलर डायरेक्शन जो होगी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, ये साइन के साथ आएगा एफ ए साइन थीटा एंड दिस इज एफ बी साइन थीटा। एफ ए और एफ बी दोनों समान हैं, तो एफ ए साइन थीटा एफ बी साइन थीटा के बराबर होगा। एफ ए साइन थीटा इज इक्वल टू एफ बी साइन थीटा, और जस्ट अपोजिट है एक दूसरे को, ये क्या कर देंगे? निरस्त कर देंगे। जबकि एफ ए का जो कंपोनेंट है जो वर्टिकली आ रहा है एफ ए कॉस थीटा आ रहा है, और एफ बी का एफ बी कॉस थीटा दोनों सेम डायरेक्शन में आ रहे हैं, तो वर्टिकली जो अपवर्ड होगा वो टोटल फोर्स हो जाएगा एफ इज इक्वल टू एफ ए कॉस थीटा प्लस एफ बी कॉस थीटा, एफ ए कॉस थीटा प्लस एफ बी कॉस थीटा। ये एफ बी दोनों बराबर हैं, तो रिजल्टेंट जो एफ नेट होगा 2f कॉस थीटा लिखा जा सकता है। यदि मैं ऐसे कर दूं एफ इज इक्वल टू एफ बी इज इक्वल टू एफ, तो 2f कॉस थीटा एक रिजल्टेंट जो नेट फोर्स है इस पर कार्य करेगा, ऊपर की ओर कार्य करेगा, यानी इससे थोड़ा सा भी डिस्प्लेस किया तो इस पर नेट फोर्स ऊपर की ओर लग रहा है, ऊपर की ओर चलता जाएगा। तो दो सेम नेचर के चार्जेस हैं, उनके बीच में एक सेम नेचर का चार्जेस है, तो बाइसेक्टर पे, उसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे जब से रिजॉल्व करेंगे तो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम की कंडीशन को फॉलो करेगा, लेकिन एक्सिस से डिस्प्लेस करोगे तो स्टेबल इक्विलिब्रियम की कंडीशन को फॉलो करेगा।
इसके बाद थर्ड इक्विलिब्रियम कंडीशन जो है वो है न्यूट्रल इक्विलिब्रियम कंडीशन, उसको आप समझते हैं। न्यूट्रल इक्विलिब्रियम क्या होता है? ये चार्ज अपने आप में संतुष्ट होता है, इसे कहीं भी उठा के रख दो वहीं बैलेंस हो जाता है। स्टेबल इक्विलिब्रियम और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में जो चार्ज जिद्दी होता है इसकी कोई जिद नहीं रहती है, जहां भी आप इसे उठा के रख देंगे वहीं अपनी पोजीशन को प्राप्त कर लेता है। यानी जहां आप रखेंगे इसे, जहां भी डिस्प्लेस करेंगे वहां पर फोर्सेस का जो बैलेंस है, फोर्सेस जो है बैलेंस हो जाते हैं, उनका नेट फोर्स जीरो हो जाता है। जैसे मान लीजिए कोई चार्ज है कैपिटल Q एंड दिस इज आल्सो कैपिटल Q, इनके बीच में डिस्टेंस r है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इनके बीच में जो कार्य करेगा F ही के 1/4πε0 Q इंटू Q अपॉन आर स्क्वायर। अगर मान लीजिए इनका द्रव्यमान है, मास है m एंड दिस इज आल्सो m, तो इनके बीच जो ग्रेविटेशनल फोर्स कार्य करेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा अट्रैक्शन का फोर्स होता है, ये होगा G m1 m2, m1 एंड m2 क्या mm है अपॉन आर स्क्वायर। अब ये कहा जा रहा है कि इस r दूरी पर दो आवेश रखे हुए हैं जिनके दो चार्जेस हैं, कैपिटल Q और कैपिटल Q, जिनका मैग्नीट्यूड है और इनका मास है m r डिस्टेंस की दूरी पर है, और इनका जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो रिपल्सन का कार्य करेगा, सेम नेचर के हैं, वह ग्रेविटेशनल फोर्स के द्वारा बैलेंस हो रहा है। तो इस समय ये दोनों बैलेंस की कंडीशन में यदि आप इन्हें डिस्टर्ब नहीं करोगे तो ये यहीं पर इक्विलिब्रियम की कंडीशन में बने रहेंगे। अब क्या किया, क्योंकि F ही क्या करेगा, इसको अट्रैक्ट करेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स के द्वारा क्या होंगे, अट्रैक्ट होंगे, और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के द्वारा इन पर रिपल्सन फोर्स कार्य करेगा, और दोनों फोर्स जब बैलेंस हैं तो इन पर कोई भी एक्स्ट्रा फोर्स किसी भी डायरेक्शन में नहीं लग रहा है, नेट फोर्स जीरो है, तो ये अपनी इक्विलिब्रियम कंडीशन में बने हुए हैं। लेकिन इक्विलिब्रियम कौन सा है, यह जांचने के लिए क्या करते हैं, इनके बीच की डिस्टेंस को इंक्रीज कर दिया जाता है। मान लीजिए 2r कर दी इनके बीच की डिस्टेंस, कैपिटल Q और कैपिटल Q के बीच की डिस्टेंस को हमने 2r कर दिया। अब लगने वाला जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो क्या हो जाएगा, K Q इंटू Q अपॉन 4r स्क्वायर। एफ ई डैश क्या हो गया, जो पहले फोर्स था K Q बटे आर स्क्वायर, K Q बटे आर स्क्वायर क्या था, एफ ई अपॉन 4, उसका 1/4 हो गया। इसी तरह से एफ जी डैश हो जाएगा G m अपॉन 2r का स्क्वायर, 2r का स्क्वायर हो जाएगा 4r स्क्वायर। यह भी पहले जो ग्रेविटेशनल फोर्स था एफ जी, उसका 1/4 हो गया। यानी पहले एफ ई और एफ जी बराबर थे, एफ जी इसको अट्रैक्ट कर रहा था, एफ ई इसको रिपल्स कर रहा था। अब डिस्टेंस को दोगुना कर दिया, अब भी दोनों फोर्सेज आपस में पहले जो फोर्स थे उसका 1/4 हो गए, तो अब भी बराबर होंगे और बैलेंस होंगे। यानी जब चार्जेस को हमने दुगनी दूरी पर हमने डिस्प्लेस कर दिया तो चार्जेस यहाँ भी स्थायी संतुलन की स्थिति में है। ऐसे ही आर के आधी डिस्टेंस कर दोगे तो एफ ई डैश पहले फोर्स का 4 गुना हो जाएगा, ग्रेविटेशनल फोर्स अपने पहले फोर्स का 4 गुना हो जाएगा। उस स्थिति में भी, और दोनों जो फोर्स हैं जस्ट अपोजिट हैं, एक दूसरे को बैलेंस कर देंगे, तो यह जो स्थिति इन चार्जेस की कहलाएगी वो न्यूट्रल इक्विलिब्रियम की कंडीशन कहलाएगी। तो स्टूडेंट, इस तरह से आपके तीनों जो इक्विलिब्रियम की कंडीशन है चार्जेस के लिए, स्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम और न्यूट्रल इक्विलिब्रियम, ये कंप्लीट होते हैं। ये जब आप नेट जीरो बैलेंस की कंडीशन निकालते हो, किसी भी चार्ज के कारण कोई थर्ड चार्ज है वो कहाँ बैलेंस होगा, यानी नेट फोर्स जीरो होगा, तो क्वेश्चंस में पूछा जाता है तो बताइए उसकी जो संतुलन की अवस्था कौन सी है, स्थायी है, उदासीन संतुलन की अवस्था में वो, तो इस तरह से आप पता कर लेंगे। इसके बाद एक चीज आपको आज बताने जा रहे हैं, एक रिंग है और उस पर चार्ज जो है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज है उस पर, तो उसके कारण उसके सेंटर से x दूरी पर, उसके सेंटर से x दूरी पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी और उसके सेंटर से कितनी दूरी पर मैक्सिमम इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, और जो मैक्सिमम इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगी कितनी होगी। ये 3 पॉइंट इसमें बता रहे हैं। ये एक रिंग है
जो पॉजिटिव चार्ज है जिस पर एक समान रूप से वितरित है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज है इस पर, स्मॉल क्यू। इसका ये सेंटर पॉइंट है जिसकी ये रेडियस है, सेंटर पॉइंट से एक रेखा गुजार देते हैं अभी, ये सेंटर पॉइंट है, इसकी रेडियस है ए, ये रेडियस इसकी ए या आर कुछ भी ले लीजिए, ए ले लेता हूं मैं यहां रेडियस इसकी, तो ये रेडियस ए होगी। सेंटर पॉइंट से एक्स दूरी पर पॉइंट पी है यहां पर, यहां इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इस यूनिफॉर्मली चार्ज्ड रिंग के कारण क्या होगी, यह पता करने के लिए हम इसका एक स्मॉल सेगमेंट ले लेते हैं। ये स्मॉल सेगमेंट इस रिंग का लिया, डेल्टा एल लंबाई का है, पूरी जो रिंग है इस पर चार्ज कैपिटल क्यू है, तो उसका छोटा सा सेगमेंट हमने लिया, तो उस पर चार्ज बहुत छोटा होगा, तो इस पर चार्ज है डी क्यू। अब डी क्यू चार्ज के कारण यहां इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट पी पर क्या होगी, यह ज्ञात करने के लिए ये डिस्टेंस हमें पता होनी चाहिए। तो डिस्टेंस तो यहां से निकल आएगा, ये बन गया राइट एंगल ट्रायंगल। लेकिन पॉजिटिव चार्ज के कारण किसी बिंदु पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है, उस पॉइंट से दूर की ओर होती है। तो ये मान लीजिए पॉइंट ए है, ये पी है, तो ए से पी की ओर ये इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आ जाएगी। एक स्मॉल सेगमेंट यहां भी ले लेते हैं इसका, ये स्मॉल सेगमेंट है, इसके कारण इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जो ज्ञात करेंगे हम, यहां इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन प्लस चार्ज से दूर की ओर होगी। यहां इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ये वेक्टर ई, इन दोनों को हम रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करते हैं। ये मान लीजिए कोण थीटा है, ये कोण भी थीटा हो जाएगा। थीटा इसलिए हो जाएगा कि ये दोनों जो ट्रायंगल हैं, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल हैं, सर्वांग समत्रिभुज हैं, ये इजिकल टू ये कॉमन है, तो ये डिस्टेंस भी बराबर है, ये डिस्टेंस तीनों साइड बराबर हैं, ये एंगल बराबर है। कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल के लिए शर्त होती है कोई भी दो साइड और एक ट्रायंगल बराबर हो जाए तो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल हो जाते हैं। तो दो साइड तो ये बराबर हैं, ये इसके है, रेडियस है दोनों, और ये कॉमन है, दो साइड बराबर हो गई, और एक ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा है तो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल हो गया। और समान भुजा के सामने के कोण समान होते हैं, समान भुजा के सामने ये थीटा है तो समान भुजा के सामने ये भी थीटा होगा। जब ये एंगल थीटा है, जब कोई भी दो तिर्यक रेखा दूसरे को काटती हैं तो सामने सामने के कोण बराबर होते हैं, अपोजिट एंगल कहते हैं। तो थीटा के सामने ये जो एंगल है ये थीटा हो जाएगा, और इस थीटा के सामने ये एंगल थीटा हो जाएगा। अब वेक्टर ई को आप इजीली दो रेक्टेंगुलर डायरेक्शन में आप रिजॉल्व कर सकते हैं। तो जिस डायरेक्शन से वेक्टर ई का कोण दे रखा है उस पर ई कॉस थीटा के साथ आएगा, ये कॉस के साथ आएगा। इसको आप क्योंकि पॉइंट ए से निकाल रहे हो यहाँ पे, इसे आप ए ले सकते हो, और ये बी से है, ये पॉइंट बी है जहाँ डी क्यू चार्ज है, पॉइंट बी से है, तो इसे आप ई भी ले सकते हो। तो इसे हमने ले लिया ई बी कॉस थीटा और ई ए कॉस थीटा। इसका परपेंडिकुलर जो डायरेक्शन है इसकी, उसमें जो रिजॉल्व होकर कंपोनेंट आएगा साइन के साथ आएगा, ई बी साइन थीटा अपॉन नीचे की ओर आएगा ई ए साइन थीटा। क्योंकि यह पॉइंट ए से पी तक की जो दूरी है और पॉइंट बी से पी तक की दूरी है, दोनों बराबर हैं और चार्जेस भी दोनों बराबर हैं, तो ई ए इज इक्वल टू ई बी, दोनों इंटेंसिटीज जो है बराबर होंगी। 1/4πε0 1/4πε0 क्यू अपॉन आर स्क्वायर, क्यू क्या है, डी क्यू है, अपॉन इस दूरी का स्क्वायर, दूरी है मान लीजिए ये एक्स है, ए है, ये इसको हमने आर ले लिया, अपॉन आर स्क्वायर। ई ए और ई बी दोनों बराबर होंगे, ई ए और ई बी, ई ए साइन थीटा और ई बी साइन थीटा परपेंडिकुलर डायरेक्शन है, डायरेक्शन में है, दोनों बराबर हैं, दोनों एक दूसरे के जस्ट अपोजिट हैं, तो इनका रिजल्टेंट एक दूसरे को निरस्त कर देगा। ई ए साइन थीटा एंड ई बी साइन थीटा,
क्या है ये? सेम एंड अपोजिट, सेम है अपोजिट है, तो ये क्या हो जाएंगे? डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। ये एक दूसरे को ई ए साइन थीटा ए बी साइन थीटा क्या कर देंगे? निरस्त कर देंगे। तो यहाँ जो टोटल इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो ई बी कॉस थीटा ई ए कॉस थीटा, इनके जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हैं वो एक ही डायरेक्शन में है, तो नेट इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ई जो आएगी ई ए कॉस थीटा ई बी कॉस थीटा जुड़ जाएंगे। लेकिन ये केवल हमने दो सेगमेंट के कारण इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ली है। इस रिंग के डिफरेंट सेगमेंट के कारण इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ये कंपोनेंट आपस में नष्ट होते जाएंगे और ये आपस में जुड़ते जाएंगे। तो इस तरह की बहुत सारी इंटेंसिटीज आएंगी, तो क्या करेंगे? उनको जोड़ देंगे। तो जोड़ने के लिए क्या करता है? सिग्मा ई ए कॉस थीटा ई ए कॉस थीटा ई बी कॉस थीटा, आप कुछ भी लिख सकते हो, दोनों सेम है। तो नेट इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जो आएगी 1/4πε0 dq अपॉन आर स्क्वायर कॉस थीटा। तो E इज इक्वल टू आ जाएगा 1/4πε0 इंटू 1/r स्क्वायर इंटू कॉस थीटा की वैल्यू रख देंगे यहाँ से, इस ट्रायंगल से आधार बटे कर्ण x अपॉन कर्ण क्या है? r इंटू सिग्मा डी क्यू। सिग्मा डी क्यू क्या होगा? छोटे छोटे जो सेगमेंट के जो चार्जेस हैं उन सभी को जोड़ेंगे, उन सभी चार्जेस को जोड़ेंगे तो रिंग का टोटल चार्ज आ जाएगा Q। तो E इज इक्वल टू 1/4πε0 इंटू Q इंटू एक्स अपॉन आर क्यू। E इज इक्वल टू 1/4πε0 QX अपॉन R। इस राइट एंगल ट्रायंगल में 90 के सामने की साइड है, हाइपोटेनस है, इसे जो निकालेंगे R इज इक्वल टू आ जाएगा √a² प्लस x²। 1/4πε0 QX अपॉन आर क्यू, R इज इक्वल टू होगा a² प्लस x² अंडर रूट में, यानी पावर 1/2 क्यूब हो रहा है और पावर 1/2 और आ जाएगी 3/2। तो ये फॉर्मूला आ गया। कोई भी यूनिफॉर्मली चार्ज्ड रिंग है, उसके कारण उसके सेंटर से x दूरी पर, a रेडियस की है, यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग है, a रेडियस की है, तो उसके सेंटर से x दूरी पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का डेरिवेशन आपने प्राप्त कर लिया है 1/4πε0, या k बोल सकते हो उसको, 1/4πε0 QX बटे a² प्लस x² की पावर 3/2। अब सेकंड स्टेप है इसका, पता करते हैं कि मैक्सिमम इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इस सेंटर पॉइंट से कितनी दूरी पर हमको प्राप्त होगी। मैक्सिमम इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, चलिए 27 मिनट, इसको भी मिटा देते हैं। और इस फॉर्मूला जो आया है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का, E इज इक्वल टू 1/4πε0 Q इंटू एक्स अपॉन a² प्लस x² की पावर 3/2। इसको हम यहां लिख देते हैं। अब मैक्सिमम इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड प्राप्त करने के लिए इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का डिफरेंशिएशन कर देते हैं इस दूरी के सापेक्ष और उसको जीरो कर देते हैं। हमें मैक्सिमम इंटेंसिटी किस दूरी पर होगी वो प्राप्त हो जाएगी, d/dx इज इक्वल टू 0। तो मैक्सिमम मैक्सिमम प्राप्त करने के लिए किस, अभी डिस्टेंस प्राप्त कर रहे हैं, मैक्सिमम नहीं, किस डिस्टेंस पे होगी उसके बाद मैक्सिमम प्राप्त करेंगे। तो d/dx ऑफ 1/4πε0 QX अपॉन a² प्लस x² की पावर 3/2 इज इक्वल टू 0। Q अपॉन 4πε0 को हमने बाहर ले लिया, अब हो जाएगा d/dx x अपॉन a² प्लस x² की पावर 3/2 इज इक्वल टू 0। Q अपॉन 4πε0 को पक्षांतर कर देंगे, 0 के साथ मिलकर 0 हो जाएगा। अब इसका हम डिफरेंशिएशन कर देते हैं, अंश बटे हर का जो फॉर्मूला है उससे डिफरेंशिएशन में जो हर है डिनोमिनेटर है उसका स्क्वायर, फर्स्ट फंक्शन का स्क्वायर इंटू सेकंड फंक्शन माइनस सेकंड फंक्शन का स्क्वायर इंटू फर्स्ट फंक्शन। तो ये हो जाएगा फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन x का x के सापेक्ष 1 इंटू सेकंड फंक्शन a² प्लस x² की पावर 3/2 माइनस सेकंड फंक्शन यानी डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन 3/2 a² प्लस x² और फिर x² का डिफरेंशिएशन करेंगे 2x इंटू फर्स्ट फंक्शन क्या है x अपॉन
ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, इसका क्या कर देंगे स्क्वायर इंटू 2 इक्वल टू 0, 2 से 2 कट जाएगा और ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 0 के साथ मिलकर 0 हो जाएगा। अब इसमें देखते हैं ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2, सॉरी यहाँ 1/2 आएगा, एन एक्स की पावर n-1 करेंगे तो 3/2 में से 1 जाएगा तो 1/2। ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2 इसमें से हमने कॉमन ले लिया, 3/2 में से 1/2 जाएगा तो ये बचेगा ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और 2 से 2 कट गया माइनस के 3x स्क्वायर इक्वल टू 0। अब हमें निकालना यह है मैक्सिमम इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड सेंटर से कितनी दूरी पर प्राप्त होगी, यानी x की वैल्यू हमको निकालनी है। तो पहले हम ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2 इक्वल टू 0 कर दिया, तो यहाँ से एक्स स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा माइनस ए स्क्वायर, दोनों तरफ वर्गमूल ले लेंगे, 0 का वर्गमूल 0 और इसका वर्गमूल 1/2 कर सॉरी स्क्वायर कर दिया, दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया तो स्क्वायर से वर्गमूल कट जाएगा, उसका स्क्वायर 0 ही रहेगा, तो ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बराबर 0, एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस ए स्क्वायर। अब जब वर्गमूल लेंगे तो माइनस की संख्या का वर्गमूल नहीं निकल सकता है, तो यहाँ से x की वैल्यू हमको प्राप्त नहीं होगी। उसके लिए हम क्या करेंगे, इस टर्म को 0 करते हैं, तो इस टर्म को जब 0 करेंगे तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर इक्वल टू 0, ए स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर इक्वल टू 0, 2x स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर अपॉन 2, देन x इक्वल टू a अपॉन √2 प्लस और माइनस a अपॉन √2। इसका मतलब है आपको इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ज्ञात करनी है, तो यहाँ सेंटर पॉइंट से इसकी त्रिज्या की, ये क्या है इसकी रेडियस है, इसकी त्रिज्या की a/√2 टाइम्स दूरी पर हमें मैक्सिमम इंटेंसिटी प्राप्त होगी, a/√2 दूरी पर। लेकिन वह मैक्सिमम इंटेंसिटी होगी क्या, वह ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, इसमें इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जो आपको, इसका जो डेरिवेशन आपको प्राप्त हुआ है, इसका जो फॉर्मूला आपको प्राप्त हुआ है, इसमें इस डिस्टेंस जो x डिस्टेंस है, a/√2 जो डिस्टेंस आई है, x की वैल्यू इसमें पुट कर देते हैं, E इक्वल टू 1/4πε0 q इंटू x की वैल्यू क्या आई है a अपॉन √2 अपॉन ए स्क्वायर प्लस x की वैल्यू a अपॉन √2 है, तो x स्क्वायर क्या है, a स्क्वायर बटे 2 है, a स्क्वायर अपॉन 2 की पावर 3/2। तो E मैक्सिमम 1/4πε0 q इंटू a अपॉन √2 अपॉन 2 एलसीएम आ गया, 2a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर हो जाएगा 3a स्क्वायर की पावर 3/2। E मैक्सिमम इज इक्वल टू 1/4πε0 QA इंटू ये 2 ऊपर पहुंच जाएगा, 2 की पावर 3/2 ऊपर पहुंच जाएगा, तो 2 की पावर 3 हो गया 8 और 8 का अंडर हो जाएगा 2√2 अपॉन 3a स्क्वायर की पावर 3/2, तो 3 की पावर 3/2 हो जाएगा √27, 3 का क्यूब किया 27 और फिर इसका स्क्वायर रूट है, √27 हो गया, ए स्क्वायर की पावर 3/2 स्क्वायर से अंडर रूट कट जाएगा, स्क्वायर से अंडर रूट कट जाएगा ए क्यूब और √2 जो है इसके साथ आ जाएगा √2 से √2 कट जाएगा, एक ए से एक ए कट जाएगा, तो ई मैक्सिमम इंटेंसिटी मैक्सिमम निकल कर आएगी 1/4πε0 2q अपॉन 3√3 ए स्क्वायर। यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग के कारण मैक्सिमम इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगी ई मैक्सिमम इक्वल टू 1/4πε0 2q बटे 3√3 ए स्क्वायर। कितनी दूरी पर प्राप्त होगी, प्लस माइनस a/√2 दूरी पर प्राप्त होगी। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी 1/4πε0 2x बटे a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की पावर 3/2। अब मान लीजिए यह जो पॉइंट है P यहां न होकर इसके सेंटर पॉइंट पर यहां आ जाता है, तो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, उस कंडीशन में देख लेते हैं।
तो यह जो डिस्टेंस है x है और इसको हम p को यहीं ले आए, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 एट द सेंटर पॉइंट ऑफ द रिंग। x इक्वल टू 0 इसमें रख देते हैं, तो e इक्वल टू क्या आएगा 1/4πε0 q इंटू 0/a² प्लस 0/3/2। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाएगी सेंटर पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। अब सरफेस पे इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड आपको देखनी है, तो E इक्वल टू सरफेस पे ये जो रेडियस है a, ये भी रेडियस है इसकी a, ये जो हमने चित्र बनाया है ये रिंग इस तरह से है, इस तरह से रेडियस a है, तो x इक्वल टू क्या रख देंगे a। अब ये P पॉइंट है इसके सरफेस पे आ गया, तो ये रेडियस क्या हो जाएगी a हो जाएगी, यानी x इक्वल टू a रख देते हैं इसमें। तो E इक्वल टू 1/4πε0 qx q इंटू a/a² प्लस a² की पावर 3/2। तो E इक्वल टू 1/4πε0 q इंटू a/2a² की पावर 3/2। ये हो जाएगा 2a², a³ हो जाएगा, और ये 2√2 a³ हो जाएगा। a से a कट जाएगा 1/4πε0 सरफेस पे होगा 1/4πε0 q/2√2 a² इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड आपको प्राप्त हो जाएगी।